ठीक है, एप्टीट्यूड इंग्लिश में मैं सिलेबस डिस्कस करने जा रहा हूँ पीएमसी के मुताबिक। ठीक है, जरा एक एक करके देखते हैं। 20 क्वेश्चन है ओनली, क्योंकि सबसे कम वेटेज जो है ना वो इंग्लिश का होता है मेडिकल के अंदर। 80 नंबर्स के बायोलॉजी, 60 नंबर्स की केमिस्ट्री, 40 नंबर के फिजिक्स, 20 नंबर के इंग्लिश, मतलब बहुत कम वेटेज है। अच्छा, इंजीनियरिंग वालों के लिए 25 नंबर का होता है यही पोर्शन, क्योंकि उनका 100 नंबर का टेस्ट है तो 25-25 के लिहाज से चल रहा होता है। तो मेडिकल वाले 20 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करते हैं इंग्लिश के, इंजीनियरिंग वाले 25 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करते हैं। एनईडी की बात कर रहा हूँ, 25 सवाल करने होते हैं, और डाउ के टेस्ट के लिए आपके पास 20 क्वेश्चन करने होते हैं। अच्छा, 20 क्वेश्चन पूरा देखो, उन्होंने बड़ा खूबसूरती के साथ पूरा एक पैटर्न बना दिया कि भाई यही पढ़ना है। वोकैबुलरी से बना होता है सिनोनियम, एंटोनियम वगैरह, और इसकी भी एक बड़ी अच्छी चीज़ की पूरी लिस्ट प्रोवाइड कर दी है। सिनोनियम एंटोनियम की पूरी एक लिस्ट जो है ना वो प्रोवाइड कर दी उन्होंने, और उसके अंदर तकरीबन लगभग जो है वो 150-200 वर्ड्स हैं, जिसको कहते हैं कि हम इनमें से याद करेंगे। ये पूरी लिस्ट एक है, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि लिस्ट देती, वरना वोकैबुलरी दिस वाज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू वोकैबुलरी, क्योंकि इसमें हज़ारों वर्ड्स होते हैं और कितना भी आप कर लो आपको लगता है कम है वोकैबुलरी, सिनोनियम एंटोनियम्स वगैरह। तो पीएमसी ने तो एक लिस्ट दे दी है, तो हम कोशिश करेंगे उस लिस्ट के मुताबिक पहले पढ़ सकें, क्योंकि वैसे अगर लिस्ट नहीं भी देते ना तो हम 100, 150, 200 ही वर्ड पढ़ते हैं। लिस्ट दे दिया तो वही वर्ड्स हम पढ़ लेंगे, और वो वर्ड्स ऐसे हैं जो नॉर्मली आस्क किए जाते हैं ई-कैट के अंदर भी और एमडी कैट के अंदर भी। टेंसेस वेरी इजी टॉपिक है। देखो, वोकैबुलरी से 4 सवाल बनेंगे, 4 क्वेश्चन आएंगे सिनोनियम एंटोनियम के। टेंस से 4 सवाल बनेंगे। टेंस हमारा ट्रांसलेशन नहीं होगी, उसके टेंस का यूजेज होगा, उसका इस्तेमाल होगा, करेक्शन वगैरह करने होंगे। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस फॉर्मेशन जिसको हम कहते हैं, उसके 3 क्वेश्चन आएंगे। करेक्ट यूज ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो आज मैं डिस्कस करूंगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन जो है वो आपके पास 3 आते हैं। टोटल फंक्शनल इंग्लिश है। आर्टिकल्स और प्रेपोजिशन पर 2 क्वेश्चन, एक आर्टिकल पर एक प्रेपोजिशन पे बन जाएगा, एक सवाल बनेगा। यूजेज ऑफ राइटिंग कन्वेंशंस ऑफ स्पेलिंग, कैपिटलाइजेशन एंड पंक्चुएशन, मतलब पंक्चुएशन के अलावा उसको कम्प्लीटली, तो पंक्चुएशन के आपके पास 2 सवाल आपके पास बनेंगे। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा कहाँ लगाते हैं, ये सब चीज़ें। मिस्टेक्स इन सेंटेंस, इसको स्पॉटिंग एरर कहा जाता है। एक सेंटेंस लिखा होता है, उसमें अंडरलाइन किए होते हैं ABCD करके 4 जगह पर, और आपको एरर स्पॉट करना होता है कि गलती कहाँ पर है इस सेंटेंस के अंदर। वो फर्स्ट टाइम में भी तो आता था ना, करेक्शन ऑफ द एरर, तो उस तरह का एरर वाला क्वेश्चन है ये। तो ये 7वां है, और उसमें एरर वाले क्वेश्चन 2 आते हैं। टोटल मिलाकर ऐड करोगे तो 20 सवाल ये बन जाएंगे। तो इसमें मैं क्या करूँगा बच्चे, मेरा तो ये इरादा है कि हम वोकैबुलरी और ये मतलब टॉपिक्स वोकैबुलरी तो हम इसको कांस्टेंट कर दें, जो मैं बता रहा हूँ पूरा सेशन हमारा किस तरह चलने वाला है। वोकैबुलरी कांस्टेंट है। A से लेकर Z तक उन्होंने अलग अलग अल्फ़ाबेट्स बना दिए, तो हम बट करेंगे क्या, हम A से लेकर Z तक कि स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर A to Z हम इसमें प्रिपरेशन करना शुरू करेंगे, कि पहले एक दिन में A करा दूंगा, फिर B, फिर C, फिर D, फिर E। इससे हमारे पास टोटल जो है वो कितना अल्फ़ाबेट्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, 26। तो 26 क्लासों में ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो मतलब नहीं, गलत 26 नहीं होते हैं, ये फरार हो रहा है एप्टीट्यूड में कि अल्फ़ाबेट कितने। तो वोकैबुलरी को साथ साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को मैं यहाँ पर चलाऊँगा, ठीक है ना। तो उसको स्टार्ट करेंगे। किसी को अगर मेंशन करना है, कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने वाले फंक्शनल इंग्लिश का फर्स्ट लेक्चर है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये फर्स्ट टाइम आप ज़िंदगी में पढ़ रहे हैं, बचपन से लेकर आखिरी तक, तो ये समझना पड़ेगा, बिल्कुल नया टॉपिक है, इससे पहले आपने कभी नहीं पढ़ा होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में, क्या चीज़ होती है। टोटल फंक्शनल इंग्लिश है, टोटल ग्रामेटिकल इंग्लिश है। कोई इसमें मिसेस मेल्डन नहीं है, कोई इसमें प्रिंसेस फ्लेविया नहीं है, कोई इसमें एक्ट थ्री ऑफ द सिल्वर बॉक्स में कोई नहीं, कोई सिल्वर बॉक्स नहीं चुराया गया इसके अंदर, है ना। कोई इसमें लूसी गिरे बच्ची नहीं है जो कि है वो दरिया में गिर गई जाके, अब वो मेरे दम कोई सोए भी नहीं या फरिश्ता आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। वो सब बच्चों वाली चीज़ें थे जो आपने लिटरेचर में पढ़ लिया, कहानी किससे, हंसी मजाक। ये टोटल कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, ग्रामर जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की इंग्लिश में बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन, काम का करने वाला किसी जुमले में। वर्ब जो एक्शन होता है, जो काम होता है। सब्जेक्ट का वर्ब को अग्री करना बहुत ज़रूरी है। अग्री करने से मुराद ये होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब आपस में एग्री करने चाहिए हर सेंटेंस के अंदर। अगर वो एग्री नहीं करेंगे तो वो सेंटेंस गलत होगा। जैसे आई एम टीचिंग यू, तो या आई एम टीचिंग यू, तो आई के साथ जो एम आया वो हेल्पिंग या वर्ब है। मैं आई आर टीचिंग यू नहीं कह सकता, आई इज टीचिंग यू नहीं कह सकता, क्योंकि आई के साथ जस्ट एम आता है।
तो दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आपका अप्लाई होता है, ये बस कहलाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आपने सिंपल रूल्स तो पढ़े टेंसेस के, तो हम इसमें आज कॉम्प्लेक्स रूल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कब कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं किस सब्जेक्ट के साथ। तो इसी को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहा जाता है। तो उसमें अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ अ सब्जेक्ट, कि एक सब्जेक्ट हम किसे कहते हैं, तो सब्जेक्ट आप जानते हैं, डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जुमले में काम का करने वाला सब्जेक्ट होता है। हे इज़ प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पर ही सब्जेक्ट है। इज़ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग यहाँ पर वर्ब है और क्रिकेट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अच्छा, एक और डेफिनेशन होती है सब्जेक्ट की, अगर स्टेट वाला सेंटेंस या पोजेशन वाला सेंटेंस है तो अबाउट हुम द इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जिसके बारे में इत्तला दी जा रही है वो सब्जेक्ट है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है वो सब्जेक्ट है। जैसे शी इज़ माई टीचर, कि वो मेरे उस्ताद हैं। अब शी इज़ माई टीचर के अंदर यहाँ कोई काम तो है नहीं, वो मेरे उस्ताद, इसमें तो कोई काम नहीं है, तो इसमें डूअर ऑफ एक्शन वाली डेफिनेशन तो फेल हो गई। तो यहाँ पर हम कहते हैं जिसके बारे में इत्तला दी जा रही है, तो शी के बारे में इत्तला दी जा रही है कि शी इज़ माई टीचर, तो शी यहाँ पर हो गया सब्जेक्ट। तो बेटा सब्जेक्ट की दो डेफिनेशन होगी, काम का करने वाला या जिसके बारे में इत्तला दी जाए, अबाउट हुम द इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड। शी इज़ माई टीचर, वो मेरी उस्तानी है, तो वहाँ पर शी यहाँ पर सब्जेक्ट आया, यहाँ पर डूअर ऑफ एक्शन नहीं है, बल्कि अबाउट हुम द इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड, जिसके बारे में बताया गया वो है, दैट इज। अच्छा, नाउन और प्रोनाउन बिहेव्स लाइक सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन या प्रोनाउन में से किसी एक को हम सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या तो नाउन ले रहे होते हैं या तो प्रोनाउन को हम एज अ सब्जेक्ट ले रहे होते हैं। जैसे अली, उस्मान, फरहान, आयशा, ये हमारे पास सब्जेक्ट हो सकता है। टीचर, बॉय, गर्ल, ये सब्जेक्ट हो सकता है। प्रोनाउन भी हो सकते हैं, ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे, ये सब के सब हमारे पास हो सकते हैं सब्जेक्ट्स के तौर पे। नाउन भी आ सकता है कोई, प्रोनाउन भी आ सकता है कोई। नाउन और प्रोनाउन के बारे में तो मैं डिस्कस नहीं करने वाला कुछ भी बातें फ़िलहाल। नाउन क्या है और प्रोनाउन क्या है वो बहुत बेसिक चीज़ है, ठीक है। बस नाउन कोई नाम होता है, प्रोनाउन नाउन के बदले में आता है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, इतना याद रखो बस। आइडेंटिफाई सब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस, बस कुछ सेंटेंस दिए हैं, सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है इसमें। अली एंड अरसलान है फिनिश देयर वर्क, इसमें क्या है? अली एंड अरसलान है फर्स्ट में, यस गुड। दे वॉश्ड देयर क्लोथ्स, इसमें क्या है? दे है, सही, गुड है। पाकिस्तान इज़ अ बिग कंट्री, इसमें क्या है? पाकिस्तान, सही है। मैंगोज आर ईटन बाय मी, मैंगोज नहीं है, मी है, पैसिव बना भाई, पैसिव में सब्जेक्ट आखिर में चले जाते हैं। थोड़ा देखा करो जुमले को, पैसिव है, पैसिव में सब्जेक्ट एंड में होता है। ओपन, अच्छा, ओपन द विंडोज, इसमें क्या है? अरे यार तो इतना इम्पेरेटिव है, सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट मिसिंग होता है। अगर होता तो क्या होता? अंडरस्टूड कौन सा सब्जेक्ट होता है इसमें? यू होता है। यू अंडरस्टूड सब्जेक्ट है, उसके अंदर लिखते नहीं, इम्पेरेटिव के अंदर बात करेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन तो कम से कम आपको आनी चाहिए सेंटेंस के अंदर कि सब्जेक्ट क्या होता है। शुरू में लगता है नॉर्मली, वैसे कभी कभार पैसिव है तो आखिरी में भी चले जाता है उसमें, और इम्पेरेटिव है तो सब्जेक्ट होता ही नहीं है उसके अंदर। यू होता है, अंडरस्टूड होता है, ओपन द डोर, क्लोज द विंडो, कम हियर, गो देयर, ये सब जो होते हैं इम्पेरेटिव होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस। तो सब्जेक्ट डूअर ऑफ एक्शन है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। तो मसला क्लियर है? अच्छा, आगे जब बात करते हैं तो वर्ब, वर्ब क्या होता है? थोड़े बेसिक बातें भी डिस्कस कर लेते हैं पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। वर्ब किसे कहते हैं? तीन काम बताते हैं वर्ब। अ वर्ब टेल्स अबाउट यू थ्री थिंग, इट टेल्स यू एक्शन, इट टेल्स यू स्टेट, इट टेल्स यू पोजीशन। ये आपको काम बताता है, स्टेट वर्ब मतलब आपको हालत बताता है, पोजीशन मतलब ये आपको मलकियत बता रहा होता है। तो स्टेट, पोजीशन, एक्शन, इन तीन चीज़ों के बारे में आपको एक वर्ब गाइड कर रहा होता है, एक वर्ब आपको बता रहा होता है। स्टेट भी बताता है, पोजीशन भी बताता है और एक्शन भी बता रहा होता है, ठीक है। स्टेट जो बताने वाला वर्ब होता है वो स्टेट वर्ब होता है। बी वर्ब जिसको हम कहते हैं, जो किसी चीज़ का करना नहीं, किसी चीज़ का होना बताता है, ठीक है। और ये नॉन एक्शन होता है, इसके अंदर एक्शन नहीं होता है। पॉजिटिव वर्ब भी नॉन एक्शन वर्ब, ये मलकियत है, ये किसी चीज़ का रखना या पास होना बताता है। अब स्टेट वर्ब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों के हो सकते हैं। प्रेजेंट का स्टेट वर्ब होता है इज एम आर, आई एम योर टीचर, यू आर माई स्टूडेंट, दिस इज़ अ रूम, पाकिस्तान इज़ अ बिग कंट्री। प्रेजेंट स्टेट वर्ब हाल की हालत। पास्ट के स्टेट वर्ब वॉज वर्ब, आई वॉज अ स्टूडेंट, बांग्लादेश वॉज द पार्ट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो ये पास्ट की स्टेट है, माज़ी में किसी चीज़ की क्या हालत है, काम नहीं है उसके अंदर कोई भी, पास्ट सिंपल है ये। फ्यूचर विल बी, कश्मीर विल बी द पार्ट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है ना। तो यू विल बी अ डॉक्टर, यू विल बी एन इंजीनियर, तो ये सब फ्यूचर के स्टेट है। विल बी होता है फ्यूचर का स्टेट वर्ब,
समझ में आ गया स्टेट वर्ब किसे कहते हैं? ये हालत बताता है, बी वर्ब जिसको हम कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब नहीं है ये, हेल्पिंग वर्ब एक अलग चीज़ होती है। हेल्पिंग वर्ब टेंस को शो कर रहा होता है, उसमें वर्ब की कुछ फॉर्म्स आ रही होती हैं, इनमें वर्ब की कुछ फॉर्म्स नहीं आती हैं, खुद ही आपके पास जो है वो मेन वर्ब की सूरत में होते हैं। पॉसेसिव वर्ब मलकियत बताने वाले वर्ब, मेरे पास कोई चीज़ है जैसे कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, 3 तरह से हो सकती है। मेरे पास अभी कोई चीज़ है, आई हैव अ मार्कर, मेरे पास एक मार्कर है, ठीक है। शी हैज़ अ कार, उसके पास एक गाड़ी है। पास्ट की पॉसेसिव वर्ब हैड, आई हैड अ बाइक, मेरे पास एक बाइक थी। शी हैड अ बेंगलो, उसके पास एक बेंगलो था, ठीक है। यू हैड अ पेट, यू हैड अ पेट कैट, मतलब कुछ भी हो सकता है इस तरह से। हैड मतलब होता है पास्ट की पोजीशन, माजी में कोई चीज़ थी। विल हैव मुस्तकबिल की पोजीशन, मुस्तकबिल में कोई चीज़ आपके पास होगी। यू विल हैव अ डिग्री, यू विल हैव अ नाइस बेंगलो, शी विल हैव अ न्यू मोबाइल फ़ोन। तो ये हमारे पास विल हैव क्या, मुस्तकबिल में किसी के पास कोई चीज़ होगी। एक्शन डू वर्ब, एक्शन इज डू वर्ब, करना। अब ये है जो कि काम का करना बताता है, दौड़ना, उठना, बैठना, जागना, सोना, लिखना, पढ़ना, रीड, राइट, जंप, टीच, रन, लुक, हेयर, किक, जंप, पंच, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। ये होते हैं एक्शन वर्ब्स जो एक्शन बताते हैं। ज़्यादातर एक्शन वर्ब तो बहुत मशहूर है। स्टेट और पोजीशन के बारे में बच्चे कम जानते हैं, ये पता होना चाहिए स्टेट वर्ब क्या है, पॉजिटिव वर्ब क्या है। एक्शन तो दुनिया जानती है क्या है। एक्शन वर्ब में, एक्शन वर्ब 2 पार्ट पर मुश्तमिल होता है, ऑक्सिलरी और मेन वर्ब में मुश्तमिल होता है, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ ना, आई एम टीचिंग यू, अब ये काम हो रहा है, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो ये एक एक्शन है, ये एक काम है। आई एम टीचिंग यू, तो यहाँ पर आई हो गया आपके पास, सॉरी यहाँ पर एम टीचिंग, ये पूरा का पूरा वर्ब है कंप्लीटली, आई एम टीचिंग। और ये एम जो है यहाँ पर, दिस इज एक्चुअली द ऑक्सिलरी वर्ब, ये ऑक्सिलरी वर्ब है। और ये टीचिंग जो है ना, वो आपका मेन वर्ब कहलाता है। तो 2 पार्ट्स होते हैं इसके, ये और ये पूरा का पूरा वर्ब है, एम और टीचिंग। इसमें से एक ऑक्सिलरी है और एक मेन वर्ब है। मेन का जो है ना ऑक्सिलरी जो है वो मतलब सेकेंडरी कह लो, ठीक है, तो वो आपके पास होते हैं ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं फिर वो 2 टाइप्स के हो सकते हैं, या तो वो हेल्पिंग वर्ब हो सकते हैं या तो वो मॉडल्स हो सकते हैं। अब इस सूरत में यहाँ पर ये लगा हुआ है एक हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या शो करता है आपको, ये कोई ना कोई टेंस के बारे में आइडिया दे रहा होता है। ऐसा भी तो हो सकता है, आई कैन टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ, तो आई कैन टीच यू। नाउ हियर यू कैन सी, यहाँ पर ये पूरा का पूरा आपके पास वर्ब आ गया, ये टीच हो गया मेन वर्ब, ये कैन हो गया ऑक्सिलरी वर्ब। अब ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर ये जो कैन है, यह मॉडल है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, वुड, शुड, आउट टू, ये सारे हमारे पास मॉडल्स होते हैं, ठीक है। तो पढ़ा होगा आपने काफ़ी बार इनको। हेल्पिंग वर्ब्स डिड, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, ये सारे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो 12 टेंसेस के अंदर आ रहे होते हैं, ठीक है। तो ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर 2 कैटेगरीज है, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, मॉडल भी हो सकता है। अच्छा, जब मेन वर्ब की बात करेंगे तो मेन वर्ब में हमारे पास इसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, 4 फॉर्म्स होती हैं इसकी। वैसे तो अलग अलग तरह से इसके फॉर्म्स को बताया जाता है। कुछ बच्चे कहते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। कुछ बच्चे फर्स्ट फॉर्म को जो है वो प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं, बेस फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। सेकंड फॉर्म होती है जिसको पास्ट फॉर्म कहा जाता है। थर्ड फॉर्म होती है जिसको पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। फोर्थ फॉर्म जिसको वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी कहते हैं, उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कह रहे होते हैं। और वही जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है उसको हम लोग जिरंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिरंड भी कह रहे होते हैं, वर्ब जिरंड। आईएनजी जिसमें आता है वो जिरंड कहलाता है, नाउन जिरंड, वर्ब जिरंड। तो 4 फॉर्म्स वैसे नॉर्मली बच्चे कहते हैं कि भाई फिर फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, 4 फॉर्म्स इसके अंदर जो नॉर्मली आ रही होती हैं, ठीक है। तो समझ आ गई बात यहाँ तक। वर्ब क्या है, वर्ब क्या शो करता है, एक्शन, स्टेट, पोजीशन। हाँ, फिफ्थ फॉर्म क्या है। अच्छा देखो, फॉर्म जो है ना वो एग्जैक्टली सिर्फ 3 ही है, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल। फोर्थ फॉर्म फर्स्ट फॉर्म की ही बिगड़ी हुई शक्ल है। फर्स्ट फॉर्म के साथ एनजी लगा दिया, वो बन गए फोर्थ फॉर्म। वो फर्स्ट फॉर्म ही एनजी के साथ है। फिफ्थ फॉर्म जिसको बच्चे कह रहे होते हैं ना, 5वीं फॉर्म कौन सी है, फिफ्थ फॉर्म। इसको असल में ये सिंगुलर फॉर्म को वो लोग फिफ्थ फॉर्म कहते हैं। सिंगुलर फॉर्म के बारे में भी बताऊंगा मैं आपको, यहीं पे देख लो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आप एस या ई एस को लगा देते हैं ना तो उसको फिफ्थ फॉर्म कह रहे होते हैं। जैसे ही प्लेस क्रिकेट, प्लेस तो हमें पता है फर्स्ट फॉर्म है, तो कुछ लोग कहते हैं नहीं भैया फिफ्थ फॉर्म है, 5वीं फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म। लेकिन जो ग्रामर की बुक्स होती है ना पढ़ी, उसमें आपको सिर्फ 3 ही फॉर्म्स मिलेंगे। फोर्थ और फिफ्थ हमारा पाकिस्तानी कॉन्सेप्ट है, फोर्थ फिफ्थ का रियल कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। आपकी मर्जी, आप उसको मान लो फिफ्थ फॉर्म, या आप उसको फर्स्ट फॉर्म प्लस एस एस कह लो, और फोर्थ फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी कह लो, बात तो वही है। हाँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड है वो यूनिक फॉर्म्स है, रियल में वो फॉर्म्स होते हैं।
क्लियर? वर्ब और वर्ब के बारे में कोई डिस्कशन? तो सब्जेक्ट और वर्ब समझ में आया आपको। अब एग्रीमेंट पे बात करते हैं, उसकी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या चीज़ होती है, जो टॉपिक हमारा है। तो हर चीज़ को देखो बेसिक से स्टार्ट करना वो मेरा तरीका है। भले आप उससे बोर हो जाएं, आपको उसमें टाइम ज़ाया तो फील करें, तो मैं वो टाइम ज़ाया करूँगा लाजमी। जब तक आपका बेसिक समझ में आपको नहीं आएगा, मैं कभी मेन टॉपिक पे आते ही नहीं। ठीक है, मेरी आदत है कि मैं चीज़ों को आसान से शुरू करके बड़े कॉम्प्लेक्स तक खींच कर ले जाता हूँ। बहुत ऊपर कहीं दूसरी दुनिया में निकल जाते हैं कॉम्प्लेक्स करते करते, तो ये ज़रूरी होता है। चूँकि निकलना है, डायरेक्ट बिना बेस बनाए हुए दूसरी दुनिया में निकलोगे तो वापस नहीं आ सकोगे, मसला ये वहीं फंस जाओगे। तो बेहतर ये है कि बेस बनाकर हो, ताकि एक आप जब दुनिया में वापस आना तो आ भी सको, खो के नहीं रह जाओ कहीं उसी टॉपिक के अंदर। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, प्लुरल भी हो सकता है। ठीक है, बॉय है तो सिंगुलर है, बॉयज़ है तो प्लुरल है, हज़ारों और हो सकता है। सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है ना वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं अपने साथ, और प्लुरल ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा प्लुरल सब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा प्लुरल वर्ब लेता है अपने साथ। दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इतनी सी बात है कि जब कभी कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, हेल्पिंग वर्ब आके, और अगर प्लुरल सब्जेक्ट होगा तो प्लुरल वर्ब लगेगा जाके। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूँ कि ही इज़ अ डॉक्टर, कि वो एक डॉक्टर है, ठीक है, तो सॉरी हाँ, अगर मैं कहता हूँ ही इज़ अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है, तो ही यहाँ पर सिंगुलर है क्या प्लुरल है? सिंगुलर है, तो उसके साथ इज़ लगेगा। इज़ एक सिंगुलर हमारे पास सब्जेक्ट होता है, ही इज़ अ डॉक्टर। अच्छा, दे आ गया, दे यहाँ पर प्लुरल है, तो दे के साथ आर लगते हैं। आर हमारे पास एक प्लुरल ऑब्जेक्ट कहलाता, प्लुरल वर्ब कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा एक बात बड़े काम की, नाउन के साथ जब एस या ई एस या आई ई एस आप लास्ट में लगाते हो तो वह प्लुरल नाउन बन जाता है, जैसे बॉयज, बॉक्सेस, फ्लाइज, है ना भाई। नाउन के साथ आप एस या ई एस लगाओगे तो वो प्लुरल बन जाएगा, नाउन प्लुरल सब्जेक्ट बन जाएगा। वर्ब में इसका उलट सिस्टम है, वर्ब के साथ जब एस या ई एस लगाते हो तो वो सिंगुलर वर्ब बन जाता है। ये सबसे मेन बात है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, कि जब नाउन के साथ एस या ई एस लगाओगे तो वो जो है वो फिर बन जाएगा प्लुरल ऑब्जेक्ट, लेकिन वर्ब के साथ एस या ई एस लगा लोगे तो फिर वो सिंगुलर वर्ब बन जाएगा। जैसे प्लेस, PLAYS, प्लेस को सिंगुलर वर्ब कहा जाता है, प्ले प्लुरल वर्ब है। तो नाउन और वर्ब का कॉन्सेप्ट अलग है। नाउन में एस या एस लगाने से वो प्लुरल हो जाता है, वर्ब में एस या एस लगाने से सिंगुलर हो जाता है। क्लियर है? ओके, तो एग्जाम्पल, द बॉय गोज टू स्कूल। बॉय सिंगुलर वर्ब है, गोज टू स्कूल, तो हमने गोज किया तो ये सिंगुलर वर्ब है, एस या एस लगा दिया। द बॉयज गो टू स्कूल, बॉयज के साथ गो लगेगा, क्यों? बॉयज कैसा है? प्लुरल है, और प्लुरल वर्ब क्या होगा जिसमें एस या एस नहीं लगा होगा, तो द बॉयज गो टू स्कूल। तो एस या एस इसमें लगा होता है, उसके साथ वर्ब एस या एस वाला नहीं आता है, और जिसमें एस या एस नहीं लगा होता उसके साथ वर्ब एस या एस वाला आ रहा होता है। पहले समझ में आई बात क्या है? ये जो प्रेजेंट सिंपल टेंस जब आप पढ़ते थे ना तो उसमें चीज़ आप डिस्कस कर रहे होते थे। पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट, कि ही शी एनी सिंगुलर नेम आ जाएगा तो फिर हम उसके साथ एस या एस से इजाफा कर देंगे, वही चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन असल मेन रूल बता रहा हूँ कि लॉजिक क्या है उसके पीछे, ठीक है। बात समझ में आई वाली? क्लियर? यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर। शायद इसको मतलब लिखने की भी नीड कभी कभार नहीं होती कि सर ये बात तो हमें फिर भी पता है अच्छी तरह से। अगर फिर भी अगर आप लिखना चाहें तो उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं फास्ट मैनर पे, देयर इज़ नो इशू। बाकी मैं फिर बता रहा हूँ कि मेरी क्लास में कोशिश करो कि आप नोट्स जो है ना, हाँ अभी उस पर आते हैं केसेस। अच्छा, ये शुरू नहीं हुआ, अभी टॉपिक चलेगा आज की या 2 क्लासेस तक चलते ही रहेगा ये। मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, बेसिक एक्सेप्शन से स्टार्ट होंगे अभी ऐसा ऐसा करके, तो इतना ईजी भी नहीं है जितना इसको समझा जा रहा है। केसेस हैं इसके काफ़ी सारे। तो फर्स्ट केस है केस नंबर 1, पहला केस आ जाते हैं इस पर अब, ठीक है। कंपाउंड सब्जेक्ट हमेशा प्लुरल होगा, कुछ एक्सेप्शंस के साथ। कंपाउंड सब्जेक्ट हमेशा प्लुरल होगा। कंपाउंड सब्जेक्ट मतलब दैट इज सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट, मतलब मोर देन वन सब्जेक्ट अगर लगे हो तो उसको कंपाउंड सब्जेक्ट कहा जाता है। उसको हमेशा हम प्लुरल लेंगे, कुछ एक्सेप्शंस के साथ। लेकिन जैसे सलमान एंड आमिर डैश गोइंग फॉर शॉपिंग, सलमान एंड आमिर ये हमारे पास आ गया कंपाउंड सब्जेक्ट। अब इज गोइंग टू फॉर शॉपिंग या आर गोइंग फॉर शॉपिंग, तो ये चूंकि अब यहाँ पर ये क्या हो गया प्लुरल, तो प्लुरल ही लेंगे तो यहाँ पर आर आंसर होना चाहिए कि सलमान एंड आमिर आर गोइंग फॉर शॉपिंग, बिकॉज ये कंपाउंड सब्जेक्ट है।
गोल्ड एंड सिल्वर डैश प्रीशियस मेटल, ये भी आर लगेगा, जो कंपाउंड सब्जेक्ट है, आर प्रीशियस मेटल। प्लुरल वर्ब, प्लुरल सब्जेक्ट है तो प्लुरल आपका वर्ब लग जाएगा, एग्जाम आर जो होता है वो प्लुरल होता है। एक्सेप्शन अब आते हैं, एक्सेप्शन नंबर 1, इफ ईच एवरी इज यूज्ड विथ कंपाउंड सब्जेक्ट, अगर ईच या एवरी इस्तेमाल हो जाएगा कंपाउंड सब्जेक्ट के साथ तो फिर हम उसको सिंगुलर काउंट करेंगे, ठीक है। जैसे ईच बॉय एंड ईच गर्ल, आप देखो जरा, ये भी कंपाउंड सब्जेक्ट है, हर लड़का और हर लड़की, ईच बॉय एंड ईच गर्ल। अब चूंकि ईच आ गया इसके अंदर, अब ये पूरा हम इसको काउंट करेंगे कि ये प्लुरल नहीं, अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट बन गया, तो अब ये वर्ब भी सिंगुलर लेगा, तो क्या होना चाहिए, इज या आर, तो मैक्सिमम में 4 लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। हर लड़का और हर लड़की प्लुरल हो गया ना, तो आर इनवाइटेड तो नहीं, ये इज इनवाइटेड होगा, ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज इनवाइटेड। जब भी कंपाउंड मतलब कि कंपाउंड सब्जेक्ट के साथ ईच या एवरी आ जाएगा तो हम इस लगा देंगे, सिंगुलर हम उसको कंसिडर करेंगे। जैसे एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज इनवाइटेड, देखो रूल क्या जा रहा है, प्लुरल के जा रहा है ना, हर लड़का और हर लड़की, तो मतलब बहुत सारे हो गए, तो उसका मतलब आर लगा देना चाहिए। बट ये ग्रामर है, ग्रामर में आपके कॉन्सेप्ट्स नहीं चलते हैं, यहाँ पर सेट रूल्स चलते हैं जो रूल बनाए गए। अगर आप ये सोचोगे ना कि प्लुरल का लगा है तो हमेशा हो जाएगा, एक्सेप्शंस आएंगे इसके अंदर, कि कभी लग रहा होगा कि यार इतने सारे लोग हैं इस पर तो आर लगना चाहिए, बट इस लग रहा होता है। और ये बहुत कॉम्प्लेक्स ग्रामर है, बहुत बच्चे गलती करते हैं चीज़ों में, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं ना कि हमारे एनईडी के में बच्चा 25 नंबर तो है, अक्कड़ बक्कड़ लगा के लेकर आ रहा होता है, अक्कड़ बक्कड़ लगा, जो आ गया आंसर सही, आगे बढ़ो, ठीक है। पढ़ा ही नहीं होता है कभी चीज़ों को उस तरह से। नेक्स्ट है एक्सेप्शन नंबर 2, दूसरा एक्सेप्शन क्या है, व्हेन 2 सिंगुलर सब्जेक्ट्स मेक अ थिंग, जब 2 सिंगुलर सब्जेक्ट मिलकर एक ही चीज़ बना रहे हो तो हम उसको सिंगुलर समझेंगे। ब्रेड एंड बटर डैश माई फेवरेट फूड, ब्रेड एंड बटर, देखो ब्रेड एंड बटर हमेशा एक साथ आता है, ये 2 सिंगुलर चीज मिलकर ये एक सिंगल चीज बना रहे हैं तो उसको हम सिंगुलर कंसिडर करेंगे। तो ब्रेड एंड बटर आर माई फेवरेट फूड नहीं होगा, इज माई फेवरेट फूड। और देखो राइस एंड करी इज माई फेवरेट, मतलब रोटी और चावल और सालन, राइस एंड करी एक साथ मिलकर एक चीज़ बना रहे होते हैं, एक फूड बना रहे होते हैं ना, आपके एक मील बना रहे होते हैं। राइस एंड करी को सिंगुलर समझेंगे जब भी समझेंगे। क्राउन एंड ग्लोरी, ताज और शानो शौकत, ये हमेशा एक साथ ही आते हैं, क्राउन एंड ग्लोरी, तो ये दोनों मिलकर एक चीज़ बना रहे होते हैं। हैमर एंड सिकल, मतलब हथौड़ी और भाला या सिकल, मतलब जिससे वो दोनों टूल्स हैं, हैमर और सिकल साथ में आ रहे होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। मतलब हैमर का भी आपने हैमर देखा है ना, इस तरह से यूं करके होता है भाई, ये देखो यूं करके, तो हैमर होता है ना, उसके बैक साइड पे सिकल होता है, ये सिकल है, ये हैमर है, तो साथ ही आ रहा है ना, ठीक है। तो हैमर तो बस ये पार्ट है, ये हैमर थोड़ी ना होता, ये सिकल होता है। हैमर होता है वो सिर्फ यूं, जो इस तरह से होगा ना, वो अब नहीं चलता ऐसा, बैक साइड कुछ ये इस तरफ, लेकिन अब जो हमारे पास होते हैं दोनों तरफ कोई टूल्स होते हैं उसके, ठीक है। तो हैमर और सिकल एक साथ ही आ रहे होते हैं, समझ गए। दूसरा एक्सेप्शन क्या है कि अगर कंपाउंड जो अगर आपका कंपाउंड सब्जेक्ट अगर वो एक ही मीनिंग दे रहा हो तो हम उसको सिंगुलर कंसिडर करेंगे। एक्सेप्शन 1 समझ गए, एक्सेप्शन 2 समझ गए। एक्सेप्शन 1 ईच एंड एवरी का केस, एक्सेप्शन 2 जब वो सिंगुलर एक ही मायने आपका दे। तो सवाल, नो क्वेश्चन राइट नाउ, समझ में आ गई बात? ओके ओके ओके, अगर आपको टाइम चाहिए तो यू कैन श्योरली टेक, मैं उसको बंद कर देता हूँ। उसके बाद थर्ड एक्सेप्शन, एक्सेप्शन नंबर 3। अब वो थर्ड एक्सप्रेशन क्या है कि वर्ड्स सच एज वेल एज, टुगेदर विथ, along with, in addition to, etc. does not make a compound subject। मतलब अगर ऐसे वर्ड्स आ जाए, as well as आ जाए, together with आ जाए, along with आ जाए, in addition to आ जाए, इस तरह के वर्ड एक कंपाउंड सब्जेक्ट नहीं बनाते। इसका मतलब कि वो प्लूरल कंसिडर नहीं किया जाता, सिंगुलर कंसिडर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही along with his friends डैश कमिंग टुडे, वो अपने दोस्तों के साथ आ जा रहा है। तो यहाँ पर ही along with his friends, ये कंप्लीट कंपाउंड सब्जेक्ट नहीं होता। along with आ गया ना, along with his friends, तो ये किसी भी तरह से इस सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है ही का। तो यहाँ पर बस ये ही फैसला करेगा कि क्या लग रहा है, तो ही के साथ क्या लगता है, is। तो ही along with his friends is coming today। सेंस क्या जा रहा है, प्लूरल के जा रहा है कि वो अपने दोस्तों के साथ, तो बहुत सारे लोग होंगे ना, लेकिन यहाँ पर along with, addition to और as well as, ये सब वर्ड्स अगर आ जाए तो हम उस सूरत में हम उसको सिंगुलर कंसिडर करते हैं। जैसे he as well as his friends, तब भी सेम में रह जाता, he together with his friends तब भी सेम रह जाता, he along with his friends तब भी सेम रह जाता, he addition to his friends तब भी सेम रह जाता।
ये वर्ड्स अगर आ जाएं इस तरह के वर्ड्स तो हम उस सूरत में समझते हैं कि ये हमारे पास सिंगुलर ही है, मतलब इस फर्स्ट वर्ड को देखकर फैसला करते हैं। अब जरूरी नहीं कि सिंगुलर समझेंगे, ऐसा भी हो सकता है दे अलॉन्ग विद देयर फ्रेंड्स, अब आर हो जाएगा क्योंकि इसको हम देखेंगे, दे पर फैसला कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया थर्ड एक्सेप्शन सबको? ओके। एक्सेप्शन नंबर 4, कंपाउंड सब्जेक्ट विद आर्टिकल ए एन दी। अगर कंपाउंड सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल आ जाए, ए एन दी वगैरह आर्टिकल्स वगैरह आ जाए तो क्या होगा? अगर ए या दी के साथ नाउन एंड नाउन इस तरह से लिखा हुआ हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट कंसिडर करेंगे, और ए या दी के बाद नाउन एंड ए या दी के बाद फिर नाउन तो प्लूरल सब्जेक्ट कंसिडर करेंगे। इसको समझते हैं ज़रा। ठीक है, जैसे देखो द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी डैश इन्वाइटेड। प्रिंसिपल और सेक्रेटरी को दावत दी गई। वैसे तो देखा जाए तो सेंस तो ये बन रहेगा प्लूरल ही है, लेकिन हम रूल पे आते हैं। द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, ये वाला कंडीशन है, फर्स्ट वाले के साथ दा लगा हुआ है और सेकंड वाले के साथ दा नहीं लगा हुआ है, तो उसको हम क्या कंसिडर करेंगे कि ये कैसा है? सिंगुलर है। तो क्या होगा? द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वॉज इन्वाइटेड, या इज इन्वाइटेड अगर इज और आर होता तो। अच्छा, अगर लिखा होता द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वर इन्वाइटेड, सही है। तो ये थोड़ा सा रूल समझो कि अगर दोनों के साथ आर्टिकल लगा है, दोनों सब्जेक्ट्स के साथ तो प्लूरल है, किसी एक के साथ सिर्फ शुरू में लगा हुआ है तो फिर सिंगुलर है। फिर से बता देता हूँ, एक और एग्जाम्पल के साथ ले लेता हूँ। ठीक है, कि द टीचर एंड हेड मास्टर आर या इज कमिंग टू स्कूल, और द टीचर एंड द हेड मास्टर, छोटे छोटे देखो एक एक अलवर्ड से जो है ना वो पूरा रूल चेंज हो रहा होता है। कमिंग टू स्कूल, देखो सेम 99% सेम सेंटेंस है दोनों। द टीचर एंड हेड मास्टर कमिंग टू स्कूल, ये आपके पास आ गया कंपाउंड सब्जेक्ट है। कंपाउंड सब्जेक्ट दी लगा हुआ है आर्टिकल सिर्फ फर्स्ट वाले के साथ, तो ये पहला कंडीशन है, तो ये सिंगुलर कंसिडर किया जाएगा। तो द टीचर एंड हेड मास्टर इज कमिंग टू स्कूल। और दूसरा देखो द टीचर एंड द हेड मास्टर, दोनों के साथ दा लगा हुआ है तो फिर आर कमिंग टू स्कूल। बात समझ में आ गई? तो ये देखो दोनों कहा जाए तो सर बात तो वही हो रही है ना, टीचर और हेड मास्टर, लेकिन आर्टिकल्स के रूल पर भी क्या होता है कि हम यहाँ पर देखते हैं। ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन नंबर 4, ये भी कंपाउंड सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें भी हम देख रहे हैं कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल अगर आ जाए तो विथ आर्टिकल, अगर आर्टिकल आ जाए कंपाउंड सब्जेक्ट में तो आर्टिकल मतलब ए एन दी अगर आ जाए तो। ठीक है, तो ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव मैंने स्लाइड्स को प्रिपेयर किया ताकि आप इजीली गेट कर सके आराम से कि क्या चीज़ हो रही है उसके अंदर। तो इसको मैंने इसलिए वर्डिंग की सूरत में नहीं ना स्लाइड यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि बड़ा टाइम लग जाएगा इतने एक्सेप्शंस को डील करने में, और थोड़ा सा फिर मुश्किल भी लग रहा होता है। जब बहुत सारा लिखा रहे होते हैं ना तो बहुत सारा मुश्किल भी लग रहा होता है। स्लाइड में क्या होता है, आसान लग रहा होता है, स्लाइड ही तो है, क्लिक होते जा रहा है, लेकिन ये भी उतना ही टॉपिक है जितना आप कॉपी पे लिखते हैं। ठीक है, तो कोशिश कर रहे हैं, समझना है, रट्टे नहीं लगाने चीज़ों को। एक्सेप्शन नंबर 5, 5वां एक्सेप्शन। फर्स्ट रूल मैंने स्टार्ट किया था, फर्स्ट रूल क्या था? कंपाउंड सब्जेक्ट, और उसी के एक्सेप्शंस चल रहे हैं कि कब कब कंपाउंड सब्जेक्ट को प्लूरल नहीं समझते, तो यहाँ नहीं समझ रहे फिलहाल, यहाँ पर भी नहीं समझेंगे। एक्सेप्शन नंबर 5 पे और आ जाए, नॉर आ जाए, नाइदर नॉर आ जाए, आइदर और आ जाए, नॉट ओनली बट ऑल्सो आ जाए। ये नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये हमेशा साथ में जोड़ी में पेयर में आ रहे होते हैं। और मतलब या मतलब और मतलब हो गया या, और नॉर मतलब ना ही, और आइदर और या ये या वो, नॉट ओनली बट ऑल्सो ना सिर्फ ये बल्कि वो भी, नेदर नॉर ना ये ना वो, इस तरह से होते हैं ना, हम यूज़ करते हैं। अब इसका क्या मतलब, अगर ये आ जाए तो द वर्ब एग्रीज विद द सेकंड नाउन और प्रोनाउन। वर्ब क्या बताया था कि अगर इस तरह के एज वेल एज ये सब आ जाए तो पहला जो लगा होगा ना उसके लिहाज से एग्रीमेंट कराएंगे वर्ब को, उसके लिहाज से वर्ब को फिट करेंगे, और ये सब आ जाए सेकंड वाले के साथ जो लगा होगा ना आगे उसके साथ वर्ब को फिट करेंगे। तो देखते हैं एक एग्जाम्पल। नाइदर सलमान नॉर हिज ब्रदर आमिर इज या आर कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क। ना तो सलमान ना ही उसका भाई आमिर काबिल इस काम को करने के। अब देखो नाइदर सलमान, नाइदर ये भी कंपाउंड सब्जेक्ट है, कंपाउंड सब्जेक्ट है, दो लोग आ गए, नाइदर नॉर आ गया, दो लोग आ गए, सलमान है एंड हिज ब्रदर आमिर है। तो यहां पर हम क्या है, दूसरा जो है ना हिज ब्रदर आमिर, उसको देखते हुए हम फैसला करेंगे। ये सिंगुलर है ना तो क्या लगेगा, इज लगेगा।
कि नाइदर सलमान नॉर हिज ब्रदर आमिर इज कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क। सेकंड, नॉट ओनली द डॉक्टर बट ऑल्सो द नर्सेस ऑफ दिस हॉस्पिटल इज आर वेरी काइंड। ना सिर्फ डॉक्टर बल्कि इस अस्पताल की नर्सें भी बहुत मेहरबान हैं। अब यहाँ पर नॉट ओनली बट ऑल्सो, ना तो ना ही, ना सिर्फ ये बल्कि वो भी, नॉट ओनली बट ऑल्सो साथ में लगता है। ये तो सिंगुलर है, इसको छोड़ दो। सेकंड उस पर सब्जेक्ट पर, तो सेकंड सब्जेक्ट क्या है? नर्सेस। ठीक है, तो नर्सेस है तो प्लूरल है तो क्या लगेगा? आर लगेगा। समझ में आ गई बात? ये इन तमाम के लिए और, नॉर, नाइदर, नॉर, आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो। सेकंड वाला जो होगा ना उस पर एग्रीमेंट करवाएंगे। अब बाकी एग्जाम्पल्स हम जब मैं दूंगा एक्सरसाइज करने के लिए तो आते रहेंगे बहुत सारे। ये मैं रूल बता रहा हूँ, एक्सरसाइज तो बहुत हो सकते हैं इसमें। ऐसा ऐसा करके जब सॉल्व करोगे तो समझ में आना शुरू होगा। तो ये 5वां एक्सेप्शन था। दिस इज द 5th एक्सप्रेशन कि क्या, कब इनको हम सिंगुलर कंसिडर या कब हम इसमें एक्सेप्शनल रूल्स लग रहे होते हैं सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट के अंदर। लिखना है किसी को?